जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो MPPSC 2022 प्री सॉल्व पेपर सेट बी। जो अभी 21/5/2023 की जो परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे हैं वो सारे प्रश्न सोल्ड हैं और एकदम उनके सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णक सटीक बैठता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। क्या है? तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो ये कोटेक्सा। क्या है? कोटेक्सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो ये कोटेक्सा नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो ये जॉन मैकार्थी को। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर चौथा, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो ये अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम। तो ये उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो ये विश्वव्यापी पहुंच। क्या है? देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो ये विश्वव्यापी पहुंच सक्षम है। प्रश्न नंबर छठा, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो ये वह असमर्थ मनुष्यों की मदद करता है। तो ये भी फायदा है। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये भी फायदा है। और वह थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं। तो यह भी एक फायदा है। और ये नुकसान क्या है इससे? वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। तो ये इसका नुकसान हो गया है, मतलब नहीं है, मतलब फायदा। प्रश्न नंबर सातवां, सोशल मीडिया अनुकूल क्या है? तो ये सोशल मीडिया के अनुकूल क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। ये प्रश्न नंबर आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो ये लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो लोग इसके पक्षपात नहीं है। प्रश्न नंबर नौवां, निम्नलिखिट डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो ये शॉर्टकी डायोड। कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकी डायोड प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10वां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो ये अशुद्धि अंतक्षेप। कौन ने प्रयोग की जा सकती? अशुद्धि अंतक्षेप प्रयोग नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 11वां है, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AFINDEX एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो ये पुणे था। कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान शहर कौन था? पुणे था। कौन सा था? पुणे था। प्रश्न नंबर 12वां, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो ये महू में की थी। कहां पे की थी? महू में की थी। प्रश्न नंबर 13वां,
मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये इंदौर में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? इंदौर में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 14, भारतीय लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलकर थे। प्रश्न नंबर 15, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो ये रोम में। कहाँ पे है? रोम में है। प्रश्न नंबर 16, 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये विद्युत मंत्रालय से। 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो ये मनोज पांडे हैं। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे। प्रश्न नंबर 18, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये रोमेश पठानिया को। किसे प्रदान किया गया है? हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये रोमेश पठानिया को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें ये युग्म है, पहला युग्म है रंगास्वामी कप है पोलो, और शीर्ष महल ट्रॉफी इसके आगे क्या है? क्रिकेट, और यादविंद्र कप हॉकी, तो इसके आगे क्या है? हॉकी, और रोवर्स कप इसके आगे क्या है? फुटबॉल। तो इसमें कौन से सुमेलित है? तो इसका बी वाला आएगा। कौन सा आएगा? बी वाला। 2, 3 और 4 ये सही सुमेलित हैं, और पहला इसमें सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 20वां, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये सांची स्तूप में। किसमें मिलता है? सांची स्तूप में मिलता है। प्रश्न नंबर 22, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये इनका स्थान मतलब इनका संबंध इंदौर से है। कहाँ से है? इंदौर से है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये इसमें कौन सा युग्म गलत है? तुलसी शोध संस्थान, ये भोपाल, ये गलत है। तो इस सही क्या है? साकेत रामायण कला संग्रहालय, ये ओरछा में है। प्रेमचंद सृजन पीठ, ये उज्जैन में है, और मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है। तो ये तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो ये अल बरूनी ने। किसने दिया था? अल बरूनी ने। प्रश्न नंबर 25, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है?
यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। तो ये इसका सही नहीं है, मतलब ये गलत है। और सही क्या है, यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो हाँ, ये भी सही है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है। तो ये भी सही है। प्रश्न नंबर 28, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो ये लोकमत के। किसके संपादक थे? लोकमत के संपादक थे। प्रश्न नंबर 29, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर में से संबंधित है? तो ये दसपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? दसपुर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30, आनंद सिंह श्याम एवं धनइया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये गौण चित्रकला से। किससे है? गौण चित्रकला से है। प्रश्न नंबर 31, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, ये इसका संक्षिप्त रूप है आयुष का। प्रश्न नंबर 32, कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? तो ये कैडमियम प्रदूषण। कौन सा? कैडमियम प्रदूषण। यह मनुष्यों में इटाई रोग करता। प्रश्न नंबर 33, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो ये FPO को। किसको? FPO को। प्रश्न नंबर 34, आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? तो ये कीट प्रतिरोधक के लिए। किसके लिए? कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 35, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं? तो ये सिनोबियल जोड़। क्या कहते हैं? सिनोबियल जोड़। प्रश्न नंबर 36, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो ये विटामिन के। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इकोटोन। क्या है? इकोटोन। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्या है इसका आंसर? पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 39, वायु की गति का मापन किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा। प्रश्न नंबर 40, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। प्रश्न नंबर 41, संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ये सिद्धो। कौन थे? सिद्धो थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, प्रार्थना समाज की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 43, परंपरा के अनुसार अलवरों और नयनारों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, 12 और 63 है। कितनी है? 12 और 63। प्रश्न नंबर 44, तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो ये अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सांची में। कहाँ पे स्थित नहीं है बौद्ध गुफाएं? सांची में। प्रश्न नंबर 46, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को।
प्रश्न नंबर 47, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए 1336 ईडी में। कब हुई थी? 1336 ईडी में। प्रश्न नंबर 48, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए तनकटिया पद्धति। किस नाम से जानी जाती थी? तनकटिया पद्धति। प्रश्न नंबर 49, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भइना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ये कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो ये 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन करता है अध्यक्षता? मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो ये पहला कथन है इसमें, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कथन है, आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, निम्नलिखित में है। तो अब निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? डी, दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। प्रश्न नंबर 54, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये के संथानम। किसके सिफारिश पर आधारित है? के संथानम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 338 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो ये ऑप्शन नंबर डी, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। प्रश्न नंबर 57, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। क्या है? द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। प्रश्न नंबर 58, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1 फरवरी 1994 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 222 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 1949 में।
किस वर्ष में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो ये बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो यह अनुच्छेद 72 से। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये किसका कथन है? किसके शब्द हैं ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 61। प्रश्न नंबर 67, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो यह 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है? तो ये मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो यह 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न नंबर 70, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, 90 ईस्ट रीज 90 डिग्री पूर्वी रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो कथन क्या क्या है? भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो हाँ, हुई है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा का क्षमता का लगभग 22% है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता के लगभग 24% थी। तो पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो ये नहीं है। प्रश्न नंबर 73, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? तो ये थाईलैंड। कौन सा नहीं है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो ये मेघालय में। कहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75, दक्षिण पूर्वी एशिया की सीमा पर पार नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। किस देश से नहीं गुजरती? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत
सर्वाधिक थी, तो ये मिजोरम में। किस राज्य में थी? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देश में मुख्यतः मेटाइल एवं मेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, तो हाँ है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है, हाँ है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में ओडिशा में महत्वपूर्ण स्थान है, तो हाँ है। तो देश के लौह अयस्क के कुल सिंचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं ओडिशा में है, तो ये गलत है, मतलब ये नहीं है। प्रश्न नंबर 78, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये गुजरात। 2021 में कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो ये तटीय या ज्वारीय वन। किस प्रकार के हैं? तटीय या ज्वारीय वन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये कुएं एवं ट्यूबवेल। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? कुएं एवं ट्यूबवेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? तो ये बारना कहाँ पे है? रायसेन में। कोलार परियोजना कहाँ पे है? सीओर में। और पुनासा परियोजना कहाँ पे है? खंडवा में। तो ये सुक्ता, तो ये बैतूल में नहीं है, तो ये इस गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत सुमेलित है। प्रश्न नंबर 83, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं, तो ये सही है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, तो सही है ये भी। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, तो ये गलत है, मतलब सही नहीं है ये। प्रश्न नंबर 84, देश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों का पर विचार कीजिए। बुंदेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल व एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? पहला, तीसरा और चौथा। पहला कौन सा है? बुंदेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, तो हाँ पाई जाती है। तीसरा है मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो हाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो हाँ पाई जाती है। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? तो ये बालाघाट में। किस जिले में है? बालाघाट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, तो हाँ हो जाता है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। डी वाला है सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, तो ये सी वाला इसका है ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम हो जाता है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तापमान बढ़ जाता है इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न नंबर 87, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये बेतवा की। बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये मंडला। कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? मंडला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये श्योपुर का। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो श्योपुर का। प्रश्न नंबर 90, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ये नर्मदा नदी ने। किस नदी ने बनाई है? नर्मदा नदी ने। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर कपास व केले के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये सहरिया को। किस जनजाति को खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? सहरिया को। प्रश्न नंबर 93, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिला की कितनी राशि दी जाएगी? तो ये 1000 प्रतिमाह। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 1000 प्रतिमाह दी जाएगी। प्रश्न नंबर 94, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी। कौन सा है? न्यूनतम घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। प्रश्न नंबर 95, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये 3 बार। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? मतलब कितनी होनी चाहिए? तो ये 1000। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 98, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन सा मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अभी मैंने सिर्फ आंसर बता दिए इस वीडियो में। जो एमपीपीएससी का मैं 2-3 दिन में अगला वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में सारे ऑप्शन एकदम डिस्क्राइब करके आपको उसमें बताऊंगा और वो पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये इसका आंसर क्यों है। तो आप उस वीडियो का वेट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।